दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी एमएससी केमिस्ट्री के एंट्रेंस में अगर आप चाहकर देखोगे तो आपको केमिकल काइनेटिक्स से जो है 4 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपको कोई भी एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस जो है क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो में हम कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स जो है वन शॉट में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन जिनसे जो है आपको चाहे बीएचयू हो, डीयू हो या फिर अदर जो एमएससी के एंट्रेंसेस होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, सारा कुछ जो है आपको इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे ट्रिक्स के बेसिस से बात करेंगे एंड उसके साथ में बहुत शॉर्ट में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है थ्योरी में आपको मैं फंसा दूँ, ऐसा नहीं करना है। मेरा काम यहाँ पे मेरा काम है आपको बस समझाना यहाँ पे किस तरीके क्वेश्चन आते हैं एंड उस चीज़ों को जो है आप कैसे अप्रोच कर पाओगे एंड किस तरीके से हम चैप्टर को जो है यहाँ पे शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट के बारे में। तो एक जनरल जो है रेट कांस्टेंट का इक्वेशन आप याद रख लो, बिकॉज एवरी ईयर जो है आपको रेट कांस्टेंट के ऊपर में एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे याद रखना के इज इक्वल टू जो रेट कांस्टेंट का जो यहाँ पे होता है आपका यूनिट होता है ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम टू द पावर -1 होता है। ये आप बेसिक फॉर्मूला याद रख लो। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कंसेंट्रेशन को आप मोल पर लीटर लिखोगे। मोल पर लीटर लिखोगे। यहाँ पे हमने मोल पर लीटर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर के लिए अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसे हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे मोल मोल पर लीटर टू द पावर जो है 1 माइनस एन एंड यहाँ पे टाइम को मैं टी से दिखा दिया एंड -1 हो गया। आप टाइम आप सेकंड में ले लो, मिनट में ले लो, जिसमें लेना है ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए लोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 1 माइनस 0 जो है 1 ही आने वाला है, मतलब मोल पर लीटर पर यहाँ पे सेकंड। तो ये हो गया इक्वेशन आपका। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस जो है 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, यानी आपकी हो जाएगी यहाँ पे यूनिट पर सेकंड हो जाएगी, मतलब पर टाइम हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर के लिए लोगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 यानी -1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो मोल का यूनिट है ये पर मोल हो जाएगा। एंड उसके बाद में जो है -1 से ये लीटर हो जाएगा एंड ये आपका पर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे यूनिट। तो ये इक्वेशन याद रखना, हर एक एंट्रेंस में जो है इसके ऊपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो यहाँ पे मेनली आपको ऑर्डर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर में जो भी आपने इक्वेशन प्रूफ किया होगा तो उसमें एक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी होता है। एंड ए नोट जो होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है एंड ए जो कंसंट्रेशन होता है टाइम टी होता है एंड ये माइनस के टी होता है कि आपका रेट कांस्टेंट होता है, टी होता है आपका टाइम। एंड इस केस में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो टी हाफ होता है ये ए नोट बाय 2 के होता है। अब एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है यहाँ पे कि टी हाफ का जो है ए के साथ रिलेशन पूछेगा, मतलब कौन से ऑर्डर के रिएक्शन में जो है अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे तो आपका हाफ लाइफ जो टाइम होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा, कौन से ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे किस में 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगना करोगे तो आपका यहाँ पे जो टी हाफ है वो भी दुगना हो जाएगा। तो इस पे जो है आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आप ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए जो लाइफ टाइम होता है ना वो ए नोट बाय के होता है। इस फॉर्मूला को याद रख लेना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट है। एंड लाइफ टाइम के ऊपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है रेट होता है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे रेट के ऊपर में हमने बात किया तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मेनली जो इक्वेशन आती है उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन आता है आपका देखो के इज इक्वल टू जो है 1/t इंटू एल एन ए बाय ए नोट। अब के को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो के को आप यहाँ पे लिखते आए हो के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ए नोट बाय यहाँ पे जो है सॉरी ए बाय ए नोट ए नोट बाय यहाँ पे आप लिखते आए इसे ए बाय ए नोट लिखते आए हो। तो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे हमने एल एन के टर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेनली इस इक्वेशन जो होता है ना ये इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो ये आपका के है एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एल एन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये के टी हो जाएगा एंड एल एन का जो है एक्सपोनेंशियल चला जाएगा एंड ए इंटू ए नोट चला आएगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। एंड एग्जामिनर जो है कभी कभार आपको ए वर्सेस जो है टी का यहाँ पे ग्राफ पूछ लेता है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको यहाँ पे ग्राफ के ऊपर में जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इन चीज़ों का जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे मेनली होता क्या है ना, जो के इज इक्वल टू होता है 2.303 एंड डिवाइडेड बाय जो ये टी मैंने बताया एंड ए बाय यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या होता है ना, कभी कभार आपको यहाँ पे जो एम ए इज इक्वल टू मतलब जो है आपका यहाँ पे एम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट के ऊपर में भी एग्जामिनर जो है कभी कभार आपको क्वेश्चन दे सकता है, जस्ट लाइक ये डेल्टा एन जी के इक्वल होता है। मतलब ये क्वेश्चन आप याद मत रखना, बिकॉज ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन याद मत रखना,
ना, मैं आपको खुद कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देखो के इज इक्वल टू क्या करना, 2.303 बाई टी इंटू लॉग जो है ए बाई ए नोट। ये क्वेश्चन याद रखना, सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी से बनने वाला है। यहाँ पे इसे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टी हाफ के बारे में। तो टी हाफ होता है आपका 0.693 बाई के। ओके, यहाँ पे फिर से मैं बोला एम को कंसिडर मत करना। टी हाफ होता है आपका 0.693 बाई के होता है। अब इस केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको एग्जामिनर कैसे फंसा सकता है, आपको क्या बोला जाएगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, एग्जामिनर आपको ये कहेगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर आपको कंसंट्रेशन जो है बार बार चेंज करते करते देगा एंड रेट को जो है कांस्टेंट रखेगा एंड आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप डायरेक्टली बोलोगे ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब इस केस में देखो क्या होता है, जो यहाँ पे एवरेज टाइम होता है, ओके, लाइफ टाइम इसे आप कह सकते हो, ये वैल्यू होता है आपका 1.44 इंटू जो है आपका टी हाफ के इक्वल होता है। तो एग्जामिनर जो है आपको टी हाफ देके ये टाउ की वैल्यू जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इन चीज़ों का आप याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना वो कभी जो है एंड नहीं होता, बिकॉज जो टाउ का वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसीलिए जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी जो है एंड होता ही नहीं है। अब देखो, अब आपको एग्जामिनर अगर पूछ ले कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो है आपका कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, ओके, तो रिमेनिंग बचा हुआ तो आप कैसे निकालोगे, ये होता है फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर जो है n होता है इसका फॉर्मूला। एंड n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टी हाफ, मतलब कितना टी हाफ जो है आपने रिएक्शन में लगाया है। एंड जो t इज इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ की इक्वल होता है। एंड यहाँ पे जो है एग्जामिनर आपको टोटल टाइम दे देगा एंड यहाँ पे टी हाफ दे देगा एंड n यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना एंड कैलकुलेट करके जो है आप यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होगा उसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। अब देखो हम बात करने वाले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होता है 1/a इज इक्वल टू 1/a नोट प्लस के टी, ये होता है आपका जनरल इक्वेशन। एंड इस केस में अगर आप टी हाफ देखोगे तो ये होता है आपका टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय जो है के ए नोट के इक्वल होता है। एंड इस केस में देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या पूछता है कि किस ऑर्डर रिएक्शन में जो है अगर हम जो है ए नोट की कंसंट्रेशन को जो है डबल कर दे तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो हाफ हो जाएगा। कब होगा, जब आप इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लोगे ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन को जब आप डबल कर दोगे तो ये जो है आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस ऑर्डर रिएक्शन में होता है, ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना कि किस ऑर्डर रिएक्शन जो है ये आपका हाफ हो जाता है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा केसेस होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे आप ध्यान देना। एंड टी हाफ वर्सेस ए नोट का ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब देखो हम बात करने वाले, देखो अब तो हमने बहुत इक्वेशन याद कर लिया, अब यहाँ पे नॉर्मल तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे होता है 1/a t टू द पावर n-1, ओके, 1/a t टू द पावर n-1, ये t जो है आपका टाइम t पे जो कंसंट्रेशन होती है। एंड यहाँ पे देखो n-1 इंटू के टी इंटू जो है 1/a नोट टू द पावर n-1। देखो ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जस्ट लाइक मान लो अगर आपको सेकंड ऑर्डर के लिए दे दी रिएक्शन तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या लिखोगे, 1/a टू द पावर जो होगा 2-1 यानी 1 हो जाएगा, ओके, यानी इसे 1 ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2-1, देखो 2-1 यानी 1 बचा, यानी के टी बचा, प्लस जो है यहाँ पे 1/a नोट बच गया। तो ये देखो आपने यहाँ पे जो है डिराइव कर लिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इस इक्वेशन के थ्रू। तो एग्जामिनर जो है आपको किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन दे आप इसे सॉल्व कर लेना। अगर आपको एग्जामिनर मतलब जो भी आपको इक्वेशन याद ना रहे किसी ऑर्डर के लिए, लेकिन ये एक इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में भूल गई मत लगाना, फर्स्ट ऑर्डर का तो बहुत ईजी होता है, आप उसे याद कर सकते हो, के इज इक्वल 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए बाई ए नोट होता है। वही क्वेश्चन को आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी भी है, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं अपने कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा मेसी दिख रहा है लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो टी हाफ होता है, ओके, जो टी हाफ होता है उसका जनरल इक्वेशन जो भी होता है, इससे अगर आप याद ना रखो तो आप देखो याद रखना, जो टी हाफ होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट टू द पावर n-1 के इक्वल होता है। अगर एग्जामिनर जो है अगर आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश करे, अगर आपको इक्वेशन याद नहीं आ रहा है टी हाफ के लिए कि डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो आप इसे याद रख लेना, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जो है 1-1 के इक्वल होता है। तो अब जो है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली करना कि आपको एग्जामिनर पूछ दिया कि किसके लिए जो है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो मतलब जो रेट है डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल किए तो मतलब रेट डबल हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो किस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे देखो अगर टी हाफ हमने ले लिया तो यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर के लिए लेंगे तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ए नोट के पावर के जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। मतलब जो है इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो टी हाफ इंक्रीज करेगा तो जीरो ऑर्डर के लिए इंक्रीज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए लोगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब टी हाफ जो होगा
वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है ए नोट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो टी हाफ जो है हाफ हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसे केसेस होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने बताया, टी हाफ जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए नोट टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को याद रखना। अब हम बात करने वाले हैं को रिलेशन बिटवीन जो है टी हाफ एंड जो है यहाँ पे ऑर्डर के बीच में क्या होता है रिलेशन। तो देखो आपको एग्जामिनर क्या करेगा ना, ओके एग्जामिनर आपको क्या करेगा, आपको दो टी हाफ दे देंगे एंड दोनों टी हाफ के लिए जो है आपको दो कंसंट्रेशन दे देंगे। तो उस केस में आपको पूछ लिया जाएगा ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ये होता है n इज इक्वल टू 1 प्लस जो टी हाफ 1 होगा डिवाइड बाई टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई log a2 बाई a1 होता है। ये इक्वेशन होता है आपका यहाँ पे ऑर्डर कैलकुलेट करने का। जस्ट लाइक मान लो एक टी हाफ दिया हुआ है, यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है एंड एक 0.2 यहाँ पे दिया हुआ है, ओके 0.1 दिया हुआ है, ओके इस तरीके से दिया हुआ है। एंड सिमिलरली कंसंट्रेशन की वैल्यू भी दी हुई है 0.25 दी हुई है एंड यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है। तो अब आपको पूछ लिया गया यहाँ पे कि आपका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ले दे के जो है यहाँ पे अप्रोक्स जो है जो भी वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, टी हाफ की 1 की वैल्यू, टी हाफ 2 की वैल्यू एंड जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर लेना एंड नॉर्मली जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। एंड यहाँ पे देखो आपको एक और इक्वेशन होता है टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए टू बाई ए1। मतलब इसी इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है एंड इस तरीके से इक्वेशन आपकी आती है। इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज देखो ये इसकी वैल्यू लिखो तो ये क्या n-1 की इक्वल आ जाएगी एंड इसे सॉल्व करना तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से आती है। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो इन टर्म्स ऑफ पी एंड भी मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में कैसा होता है इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहला इक्वेशन था k इक्वल टू 2.303 बाई टी एंड देखो लॉग होता है डेल्टा एन जी पी नोट बाई 1 प्लस डेल्टा एन जी पी नोट माइनस पी टी होता है। अब देखो एग्जामिनर अगर आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर आपको प्रेशर ना लिख के दे तो आप कंसंट्रेशन को भी जो है पी नोट की जगह में पुट कर सकते हो। एंड डेल्टा एन जी क्या होता है ना, जैसे मान लो a प्लस 2b है, ये आपका सी में यहाँ पे जो है आपका फॉर्म कर रहा है एंड ये आपका गैसेस फॉर्म है, ये भी गैसेस में है। तो डेल्टा एन जी का जो वैल्यू होगा ना वो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में 1 ओके माइनस जो है यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -2 की इक्वल आ जाएगा डेल्टा एन जी। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे जो आपने जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में जो है आपने कैलकुलेट किया होगा या फिर जो है आपने जिस भी चीज़ों में कैलकुलेट किया होगा। तो इस तरीके से डेल्टा एन जी यानी जो गैसेस स्पीसीज होते हैं सिर्फ उसे लोगे। अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे बी को जो है सॉलिड ले लिया तो यहाँ पे जो है सॉलिड ले लिया तो इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी जो है मान लेता है यहाँ 2c फॉर्म कर रहा है तो डेल्टा एन जी की जो वैल्यू हो जाएगी ना यहाँ पे 2 - 1 यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन होता है जिसमें पी इनफिनिटी एंड पी नोट के केस में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे होता है पी इनफिनिटी माइनस पी नोट बाई पी इनफिनिटी माइनस पी टी। ये इक्वेशन के थ्रू भी होता है, आप इस इक्वेशन थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको पी इनफिनिटी की वैल्यू जो है दी हुई होगी। एंड इन केस ऑफ वॉल्यूम जो है के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन, तो यहाँ पे लॉग लिया है 2.303 जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो वी इनफिनिटी माइनस वी नोट बाई वी इनफिनिटी माइनस वी टी मतलब दोनों जो है सेम इक्वेशन होता है। इस तरीके से इक्वेशन जो है आप यहाँ पे यूज करते हो। अब हमारा बात यहाँ पे करना है हमें नेक्स्ट ऑर्डर फ्रॉम रेट कॉन्स्टेंट। ओके देखो अब आपको जो है रेट कांस्टेंट का जो है यहाँ पे आपको यूनिट दे दिया है एंड आपको पूछ लिया गया कि वहां से जो है आप ऑर्डर कैसे निकालोगे। जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ लीटर क्यूब पर मोल क्यूब एंड उसका आपने यहाँ पे पर सेकंड दिया हुआ, तो इसमें आपको पूछा गया है कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप क्या करना है, जो लीटर की जो वैल्यू होगी ना उसमें +1 ऐड कर देना, आपकी यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो लीटर की वैल्यू लीटर क्यूब है, ओके लीटर क्यूब दिया हुआ है तो Q3 में जो है +1 कर देना, तो ये आपका जो है 4 आ गया, मतलब ये आपका 4th ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर के लिए आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो मोल पर लीटर पर सेकंड ये आपका 0 ऑर्डर के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो लीटर के पावर -1 यानी -1 यहाँ पे +1 ऐड कर दिए, मतलब ये आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। अब देखो हमारा नेक्स्ट है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलता है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। तो इसे आप लिखोगे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी लिखते हो एंड ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू आप इसे लिखोगे। जब देखो यहाँ पे ये 1 इक्वेशन हो गया, अब आप क्या करोगे ln जो है k1 एंड ln जो है k2 के लिए आप जब फाइंड करोगे तो आप जो इक्वेशन डिराइव करते आए हो ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू जो है आपका इक्वेशन ये होता है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको k1 k2 का वैल्यू दे देगा एंड ई का वैल्यू आप इससे पूछ लेगा। यहाँ पे देखो ln है तो यहाँ पे जब आप लॉग ले आओगे ना इसे, तो यहाँ पे 2.303 से जो है आप मल्टीप्लाई करना होगा आपको। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जामिनर जो है k2 का वैल्यू दे सकता है एंड k1 का वैल्यू दे सकता है एंड ये ई का वैल्यू दे सकता है, या फिर जो है आपको जो है K2 पूछ सकता है, ओके, या फिर K1 पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर ये पूछ सकता है। इस तरीके से जो है आपको फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो है ये सभी चीज़ें इक्वेशन से पूछ सकता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन है, इस चीज़ को आप ध्यान देना।
अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। अब देखो इस इक्वेशन का जो हम डेरिवेटिव इक्वेशन भी निकालेंगे, एंड उससे पहले जो है यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, ln k इक्वल टू ln जो है a माइनस जो है आपको दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, y इक्वल टू जो है आप लिखोगे c प्लस एम एक्स लिखोगे। अब m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू दिया हुआ है माइनस ई ए बाय आर, मतलब नेगेटिव स्लोप दिया हुआ है। मतलब देखो यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट है ln k दिया हुआ है, यानी ln k इंटरसेप्ट है, एंड यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मतलब इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, एंड इसका स्लोप जो है ई ए बाय आर होता है। एंड एग्जामिनर जो है कभी कभार आपको जो है आपको पूछ ले सकता है आर एन एस इक्वेशन का जो स्लोप है उसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है जो भी दिया हुआ है, एंड उससे जो है आपको पूछ लेगा कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, या फिर जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी का पूछ सकता है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर में। तो देखो टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है ईटा इज इक्वल टू के टी प्लस 10/kT होता है। तो ये बात आप ध्यान देना, एंड इसका वैल्यू होता है ना 2 और 3 के बीच में जो है लाई करता है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका नॉर्मली टेम्परेचर टी पे इस तरीके से ग्राफ आता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो ये टी प्लस 10 का जो है ग्राफ का जो इस तरीके से जो आपका जो है ओके ये डिक्रीज कर जाता है, ये हाइट इस तरीके से जो था वो डिक्रीज कर जाता है। अब देखो डेरिवेटिव फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो अभी आपने आरएनएस इक्वेशन लिया ना उसका डेरिवेटिव फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी जो आपने लिया, इसका डेरिवेटिव फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो एग्जामिनर आपका इसका डेरिवेटिव फॉर्म के ऊपर में जो है क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्या होता है ना, इसको आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो डी एल एन के इज इक्वल टू क्या होगा ना, देखो यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ ln k इज इक्वल टू जो है ln a माइनस जो है यहाँ पे ई ए बाय आर, ओके, ये टी टू द पावर -1 लिख सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज ये बाय आर टी ही होता है। अब देखो इससे जब आप डेरिवेटिव करें तो डी एल एन के ओके बाय डी टी इक्वल टू ln a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, एंड यहाँ पे देखो ई माइनस जो है ई ए बाय आर, एंड टी टू द पावर -1 करोगे कितना आएगा -1/t² करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू जो टोटल आ जाएगा ई ए बाय आर टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। एंड इस तरीके जो है आपका वैल्यू जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट कैसे करता है कैटलिस्ट, देखो ये आपको इस तरीके से रिएक्शन दिया हुआ है, एंड मान लो ये आपका जो है एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ इस तरीके से है। जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो ना तो ये जो है दूसरा पाथ जो है प्रोवाइड कर देता है आपको कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को स्लोअर डाउन इस तरीके से आप कह सकते हो। एक्चुअली ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उससे स्लोअर डाउन नहीं करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है दूसरे तरीके से स्लोअर डाउन करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपको जो है इस पहाड़ के ऊपर में चढ़ना है, तो अब जो है यहाँ पे कैटलिस्ट जब आप दोगे तो वो क्या करेगा, आपको जो है इस तरीके से पहाड़ में जो है आपको ऊपर में लेकर के चलाएगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट लाइक पहाड़ पार करना है तो आपको दूसरा पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, नोट चढ़ना है यहाँ पे इस तरीके से जो पहाड़ आपको पार करना था, आप जो है यहाँ पे दूसरा पाथ देके जो है आपको ईजी पाथ दे देगा, आप जो है ईजिली जो है पहाड़ को ईजिली जो है क्रॉस कर पाओगे। तो कैटलिस्ट जो है दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी को पहले से जो है कम कर देता है। तो क्वेश्चन जो आपको ये पूछ जाते हैं कि एक्टिवेशन जी को क्या लोअर्स करता है, तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन में कभी कभार हम कर देते हैं, और लेकिन जो एक्चुअली होता है वो उस एक्टिवेशन जी को स्लो नहीं करता है, कम नहीं करता, जो दिया हुआ होता है वो दूसरे पाथ को प्रोवाइड करके जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपको एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पेशल जो है स्पेशल मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, इन विच जो 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना वो कन्वर्टेड हो जाता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। मतलब एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो ट्रांसलेशनल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है थ्योरी इज नॉट अ इंटरमीडिएट। ओके, ये इंटरमीडिएट नहीं होता है। एंड यहाँ पे ये क्या होता है ना, अनस्टेबल होता है, बिकॉज सिचुएटेड एट द टॉप पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। यहाँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहता है, अगर आप नॉर्मली वाइब्रेशनल जो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हो, नॉर्मली आप क्या करते हो, लीनियर के लिए जो है ओके लीनियर के लिए आप लिखते हो 3n-5 लिखते हो, एंड नॉन लीनियर के लिए लिखते हो 3n-6 लिखते हो। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है -1 आप इंक्रीज कर देना। ओके, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों में -1 इंक्रीज कर देना, यानी नॉन लीनियर का जो है 3n-6 हो जाता है, सॉरी 7 हो जाता है, एंड लीनियर का जो है 3n-6 हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, एग्जामिनर जो है आपको इसी में जो है कंफ्यूज करता है। ओके, कि एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आप जो है 3n-5 मार्क के आपको लीनियर का, एंड लेकिन आंसर होगा 3n-6। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेना एक्टिवेटेड का है या फिर नॉर्मल है। अब देखो तो ग्राफ यहाँ पे दिए हुए हैं, एक यहाँ पे जो है आपको एक्सो का दिया हुआ है एंड एंडो का दिया हुआ है। तो एक्सो का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मैं ये दिखाना चाहता था।
एंड एंडो का जो है ग्राफ इस तरीके से होता है, एंड प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है एंड प्रोडक्ट का एनर्जी इसमें जो है कम होता है, ये मैं बताना चाहता था। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये क्या होता है, ई ए इक्वल टू डेल्टा एच प्लस आर टी होता है फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एंड ई ए इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 2 आर टी होता है, ये बाय मोलिकुलर रिएक्शन का होता है। ओके, ये इक्वेशन को याद रखना। एंड यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, ओके, इसे कैसे लिखेंगे हम बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये ई होता है ना, डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है। ओके, तो ये दोनों जो आपने फाइंड किया, इसके लिए जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है ना, ये होता है ई ए माइनस 1 माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये होता है आपका। ओके, एंड डेल्टा एन जी होता है, ये आपका होता है 1 माइनस मोलिकुलैरिटी के इक्वल होता है। मोलिकुलैरिटी मतलब नंबर ऑफ जो आपके रिएक्टेंट स्पीसीज जो है रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, जो कोलाइड करते हैं एक्चुअली, उन सभी के बारे में यहाँ बोला जाता है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, मोलिकुलैरिटी के बारे में जो है यहाँ पे माइनस करोगे 1 माइनस मोलिकुलैरिटी, एंड यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू जो आपसे फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे डेल्टा एच के लिए जो आपको एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड यहाँ पे देखो ई ए इक्वल टू जो है आप लिखोगे तो डेल्टा एच प्लस 1 माइनस डेल्टा एन जी प्लस आर टी, इस तरीके से जो है इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। अब कोलिजन थ्योरी के ऊपर में देखो, एक इक्वेशन याद रखना, जो यहाँ पे आपका इक्वेशन होता है ना, पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन ए एंड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, एंड यहाँ पे म्यू बार होता है, ये आपका रिड्यूस मास होता है। ये इक्वेशन को याद रखना। ओके, ये इक्वेशन के ऊपर में जो आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, अब देखो हम बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर में। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम के लिए जो है आपको दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है, एंड आपको पूछ लिया जाएगा एग्जामिनर की रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। तो ये होगा 1/k1 + k2 होता है, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। एंड ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं, इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कॉमेंट में बोलना। इसके जो है मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखो लास्टली हम यहाँ बात करने वाले हैं माइकल्स मेंटेन इक्वेशन के बारे में, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो इंपॉर्टेंट कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ध्यान देना, यहाँ पे K1 है, ये K इनवर्स है, मतलब K-1 है, एंड ये K2 होता है। तो इस केस में जो रेट होता है ना, रेट जो आता है आपका यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन आता है, मतलब ये इक्वेशन याद करने के लिए नहीं है, जो इक्वेशन याद करने के लिए है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो इक्वेशन होता है यहाँ पे R इक्वल टू आर मैक्स इंटू जो होता है आपका S इंटू बाई KM प्लस S होता है, एंड आर मैक्स मैंने कहाँ से लाया, K2 इंटू ई। ओके, आर मैक्स जो होता है ये होता है आपका K2 इंटू ई के इक्वल होता है। ओके, ये बात को ध्यान देना। तो एग्जामिनर आपको आर मैक्स का वैल्यू जो है पूछ सकता है यहाँ पे इक्वेशन देके। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन याद रखना, यहाँ पे आर जो यानी रेट जो होता है वो आर मैक्स इंटू एस बाई KM प्लस S होता है। अब यहाँ पे KM का जो वैल्यू होता है ना, जो KM का वैल्यू होता है वो होता है आपका K2 प्लस जो है K-1 डिवाइड बाई K1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो K2 क्या है, K2 आपका ये वाला है, एंड यहाँ पे जो है K इनवर्स ये है एंड डिवाइड बाई ये, मतलब एग्जामिनर जो है आपको तीनों का वैल्यू दे देगा एंड KM का वैल्यू आपको पूछ लेगा, या फिर जो है आपको K इनवर्स का पूछ लेगा, KM का वैल्यू दे देगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपको ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे ये जो है माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट बोला जाता है KM को, एंड यहाँ पे जो KM का यूनिट होता है, ओके, KM का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन होता है आपका यूनिट होता है। एंड अब हम बात करने वाले हैं प्लॉट्स के ऊपर में। तो यहाँ पे देखो R इक्वल टू RM मैक्स इंटू S बाई S जो है प्लस KM होता है। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहला हम कंडीशन लेते हैं कि हम मान लेते हैं जो S का वैल्यू है, ओके सॉरी, जो KM का वैल्यू वो S से ज़्यादा है। जब KM का वैल्यू S से ज़्यादा है मतलब यहाँ पे क्या हो गया, KM S से ज़्यादा है, मतलब जो है S को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब S को नेगलेक्ट करें तो आपको क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू आर मैक्स इंटू S बाई KM, मतलब ये रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, यानी सबस्ट्रेट पर जो है डिपेंड कर रहा है। ओके, एंड डिपेंड कर रहा है मतलब यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से है, ये y हो गया इक्वल टू ये m इंटू x हो गया, एंड m का वैल्यू हो गया आपका आर मैक्स बाई जो है KM हो गया। एंड इस केस में जो ग्राफ आता है आपका कुछ इस तरीके से आता है। एंड यहाँ पे देखो ये आपका जो होता है ना, जब आपको KM ज़्यादा होता है इक्वल टू मतलब मोर देन S होता है, तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है इक्वेशन देके कि जब KM का वैल्यू S से ज़्यादा हो गया तो वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, तो वो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। अब नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, S को हमने ज़्यादा ले लिया KM से, तो इस केस में देखो क्या हो गया, S को हम यहाँ पे ले लेंगे लेकिन KM को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर मैक्स इंटू S देखो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा आया था, ओके, यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एस को ज़्यादा ले लिया तो KM को नेगलेक्ट कर दिया, एंड या फिर KM को ज़्यादा ले लिया तो एस को नेगलेक्ट कर दिया। तो यही इक्वेशन को हम यहाँ पे बस घुमा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे S बाई S हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे S कैंसिल हो गया, मतलब R इक्वल टू आर मैक्स हो गया। मतलब ये जो है यहाँ पे इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड डिपेंड नहीं कर रहा मतलब ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो देखो इसके लिए जब प्लॉट आता है ना, वो प्लॉट कुछ इस तरीके से आता है। ओके, ये प्लॉट जो है कुछ इस तरीके से आता है, इससे आप ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं कंबाइनिंग बोथ ग्राफ। अब देखो दोनों ग्राफ को जब आप कंबाइन कर लोगे
यानी जब आपका जो है के एम ज़्यादा था तो ये आपका ग्राफ था, मतलब ये इस तरीके से ग्राफ आया हुआ था। एंड जब आपका जो है एस ज़्यादा था तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। तो दोनों कंबाइन कर दिया तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया। एंड इस पॉइंट पे जो है ना ये होता है आपका के एम इज इक्वल टू जो है कंसंट्रेशन जो है एस के इक्वल हो जाता है। एंड जब दोनों ही जो है इक्वल हो जाएंगे इस केसेस में, तो आप दोनों में से किसी एक को जो है यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के एम जब एस हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आर मैक्स, ओके, आर मैक्स इंटू एस बाय यहाँ पे क्या लिखोगे एस प्लस एस, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे आर मैक्स इंटू जो एस था डिवाइड 2s लिखोगे, 2s यहाँ पे एस कैंसिल और आर मैक्स बाय 2, तो यानी आर इक्वल टू आर मैक्स बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से जो हमने केमिकल काइनेटिक्स के जो है मैक्सिमम जो पोर्शन है, ओके, वो हमने जो है इस वीडियो में कवर कर लिया। एंड उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हद तक जो है हेल्पफुल रही होगी। एंड हेल्पफुल रही प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं इस एक वीडियो साथ में। एंड जो भी टॉपिक्स और आपके यहाँ पे आने वाले हैं उन सभी के मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।